ninth student. Good morning to all of you. बायो का पहला चैप्टर है आपका सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में जो टॉपिक हमें पढ़ना है, व्हाट इज द लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ, व्हाई सेल इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, discovery of cell and cell theory, prokaryotic and eukaryotic cell, structure of cell and cell theory, cell organelles like plasma membrane, cell wall, nucleus, cytoplasm, mitochondria, Golgi apparatus, chloroplast, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, क्रोमोसोम, जीन एंड प्रोटोप्लाज्म, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट सेल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये टॉपिक को क्लियर करना है हमें, इसी को समझाना है। फिलहाल आगे भी लिखे जाएंगे, फिर जो बातें आगे लिखी जाएगी वो बाद में लिखेंगे। पहले हम लोग इतनी बात को जान जाएं कि जो भी सजीव है, सजीव का शरीर सेल से बना होता है, यानी सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सभी सजीवों का शरीर सेल से बना होता है। सेल प्लांट के भी होते हैं, सेल एनिमल के भी होते हैं, बैक्टीरिया भी सेल है, ब्लू ग्रीन अलगी में भी सेल होते हैं, तरह तरह के सेल होते हैं। मनुष्य के शरीर में भी कई तरह का सेल होता है, जैसे नर्व सेल है, मसल सेल है, प्रोटोजोआ समुदाय के जीव जंतु का शरीर भी सेल है, जैसे अमीबा भी सेल है, पैरामीशियम भी सेल है। तो सेल के बिना सजीव के बॉडी की संरचना संभव नहीं है। सेल ही सजीव के बॉडी का निर्माण करता है, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। कहीं इधर भी पानी पिलाइए ठंडा। फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट का मतलब क्रियात्मक इकाई। सेल सजीव है, सेल से बॉडी बना होता है, सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते रहते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शन का मतलब है कि जो सेल के या जो लिविंग बॉडी के कैरेक्टर हैं, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब जो फंक्शन है, ग्रोथ है, मूवमेंट है, ये सारे के सारे जो फंक्शन है एक तरह से, ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंतर्गत आ सकते हैं। शरीर के अंदर बहुत तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है। जैसे रेस्पिरेशन में आप जानते हैं कि ग्लूकोज का कन्वर्सन एनर्जी में होता है। डाइजेशन में आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्सन ग्लूकोज में होता है, प्रोटीन का कन्वर्सन एमिनो एसिड में होता है। तो ये जो कन्वर्सन है, ये जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जो चेंज होता है, इसी को हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। तो सेल के अंदर जितने भी लिविंग कैरेक्टर हैं वो सब के सब पाए जाते हैं, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। डिस्कवरी ऑफ सेल बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। पहली बार रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कॉर्क के पतले स्लाइस को जब अपने माइक्रोस्कोप में उसका ऑब्जर्वेशन किया, तो उसे बहुत सारे टीनी चैम्बर, कोठरी गोल गोल दिखाई दिए, उसी को उन्होंने सेल कहा। तो चूंकि कॉर्क तो डेड सेल था, तो डेड सेल और लिविंग सेल में कुछ अंतर होता है। डेड सेल में सारे लिविंग कैरेक्टर समाप्त हो जाते हैं, लिविंग सेल में सारे कैरेक्टर चलते रहते हैं। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की खोज करना कॉर्क सेल के रूप में, कॉर्क के द्वारा
अगला टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंसी के आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और दोज सेल which do not have well developed nuclear membrane, and eukaryotic cell are those cells which possess well developed nuclear membrane। यानी कि जिस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट दिख रहा हो उसे हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे, और जिस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट नहीं दिख रहा हो उसको जो इसमें दिख रहा है वो यूकैरियोटिक है, और जिसमें नहीं दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो प्रोकैरियोटिक है। जैसे हम बैक्टीरिया के सेल को देखें तो बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट नहीं दिखता है। इसी प्रकार ब्लू ग्रीन अलगी के सेल को भी देखें तो हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगा। रेड ब्लड सेल को भी देखा जाए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देते हैं। तो ये सब जो सेल हैं वो प्रोकैरियोटिक कहलाएंगे। लेकिन ह्यूमन बॉडी सेल है, सोमैटिक सेल है, ग्रोथ वाले जो सेल हैं उनमें स्पष्ट रूप से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल को अगर हम किताब की मदद से जो उसका मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, सेल के अंदर की जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमने सबका नाम बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमोजोम, जीन, ये सब चीज़ें जो अंदर में हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं, इन चीज़ों का अगर हम पर्टिकुलर अलग अलग इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हम किताब में देखें, अपने पाठ्य पुस्तक में देखें, उनका डायग्राम कई बार बनाने की कोशिश करें तो ये सब चीज़ें हमारी समझ में आराम से आ जाएगी। अगला टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट सेल। सेल के बारे में कहा जाता है कि पुराने सेल से ही नए सेल का उदय होता है, यानी जो भी नए सेल बॉडी में बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। पहले से मौजूद सेल में ही सेल डिवीजन होता है, फिर उसी सेल से नए नए सेल बनते हैं और बॉडी का ग्रोथ होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। तो ये बातें बिल्कुल सही है कि पहले वाले सेल से ही नए सेल की उत्पत्ति होती है। इसके बाद स्ट्रक्चर, ये सेल थ्योरी 1838 में स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया था। ये दो वैज्ञानिक थे जर्मनी के, इन्होंने ये बताया था कि सभी जीवों का शरीर सेल से बना होता है, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर होते हैं, पहले से मौजूद सेल से ही नए सेल की उत्पत्ति होती है, यानी उसको हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन से ही नए नए सेल बनते हैं। एक बार किताब की मदद से अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जो उसका मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया हो या फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से देखा गया हो, सेल का अंदर के जो भी इंक्लूजन्स हैं या जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका एक डिटेल स्ट्रक्चर किताब की मदद से हमें देखना चाहिए और उसको बनाना भी चाहिए। 1855 में भिरकॉव नामक वैज्ञानिक ने सेल थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाइड किया, रिफाइन किया। वो जर्मन साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही कहा था कि ऑल सेल एराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब सभी सेल की उत्पत्ति पहले से मौजूद सेल के द्वारा ही होती है। इसी को हम लोग सेल थ्योरी कहते हैं। इसमें 4 मुख्य बातें थी सेल थ्योरी के अंतर्गत। पहला कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड सेल प्रोडक्ट। दूसरा है ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल, द सेल्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरा जो पॉइंट है, ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली,
नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि कोई सेल अपने आप बन जाता है, ये बात बिल्कुल ही नहीं है। शरीर में जो पहले से सेल मौजूद हैं उसी से नए नए सेल बनते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। सभी जीव जंतु अपने जीवन की शुरुआत एक सेल से करते हैं। वायरसेज आर एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। और वायरस में सेल थ्योरी लागू नहीं होता है, बिकॉज वायरस इज कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस कभी सजीव है तो कभी निर्जीव है, इसलिए वायरस में ये थ्योरी सेल थ्योरी लागू नहीं होता है। वो प्रकृति का एक अद्भुत प्राणी माना जाता है, एक पिकुलियर ऑर्गेनिज्म माना जाता है, क्योंकि कभी वो सजीव के लक्षण दिखाई देते हैं उसमें और कभी उनमें निर्जीव के लक्षण दिखाई देते हैं। बॉडी के अंदर तरह तरह के सेल हैं, जैसा कि हम लोग लैब एक्टिविटी में देख सकते हैं। ओनियन पील में सेल का दर्शन कर सकते हैं। स्लाइड बना करके हम ओनियन पील में बहुत सारे सेल को देख सकते हैं। ब्लड की एक बूंद को अगर स्लाइड पे लिया जाए तो हजारों हजार आरबीसी दिखाई देते हैं उसमें। इसके अलावे चिक सेल भी होते हैं, तो जब हम उसका टेम्पोररी माउंट तैयार करते हैं लैब में तो हम उस सेल को देख पाते हैं। लेकिन चूंकि हम लोगों के यहाँ जो माइक्रोस्कोप होता है वो लो मैग्नीफाइंग पावर का होता है, इसलिए हम सेल का डिटेल स्ट्रक्चर, सेल के अंदर की बात, न्यूक्लियस के अंदर की बात, जीन और क्रोमोजोम, ये सब जो फैक्टर है इसे हम देख नहीं पाते हैं। इसको देखने के लिए बहुत बड़े माइक्रोस्कोप की जरूरत है, जिसकी मैग्नीफाइंग पावर लाखों में होंगी। और इसी तरह का माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी डिस्कवरी मैक्स नॉल ने किया था। तो ऐसे माइक्रोस्कोप से हम लोग सेल के अंदर की बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं। सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिसके बारे में हमको जानकारी हमेशा रखना जरूरी है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। सबसे बाहर की एक झिल्ली है और ये झिल्ली पोरस होती है और इस झिल्ली से मटेरियल सेल के अंदर आती है और सेल से बाहर जाती है। इसमें डिफ्यूजन और ओस्मोसिस जैसे प्रोसेस काम करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन सेल को निश्चित शेप साइज देता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, सेलुलर ट्रांसपोर्ट में मददगार होता है। कौन सा मटेरियल सेल के अंदर आना है, कौन सा मटेरियल सेल के बाहर जाना है, इसका डिसीजन सेल मेम्ब्रेन को ही करना पड़ता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अंग होता है सेल के अंदर वो है साइटोप्लाज्म, लिक्विड कोलोइडल जेली लाइक स्ट्रक्चर इन विच ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड, उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, जिनको हम लोग डीएनए आरएनए कहते हैं। एनिमल सेल में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। प्लांट सेल में डीएनए नहीं होता है लेकिन आरएनए होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ टिपिकल डिफरेंस होते हैं, जैसे प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होते हैं, जबकि एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लांट सेल में एक सिंगल सेंट्रली लोकेटेड, ठीक बीच में एक बड़े सा वैक्यूल होते हैं। एनिमल सेल में छोटे छोटे कई वैक्यूल होते हैं। दूसरा अंतर यह है साइज ऑफ वैक्यूल एंड नंबर ऑफ वैक्यूल में। तीसरा अंतर है कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। प्लांट सेल अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक भी हैं। इसके विपरीत एनिमल सेल में न क्लोरोप्लास्ट होता है, न फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं।
अपने भोजन के लिए या तो ये प्लांट पे निर्भर हैं या जानवरों पे निर्भर हैं, इसलिए ये हेट्रोट्रॉपिक है। प्लांट को हम लोग ऑटोट्रॉपिक कह सकते हैं। तो ये कुछ जो डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में, इसे हमेशा याद रखना चाहिए हमें। इसके बाद सेल के अंदर ऐसे तो बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमको फिलहाल उस पर चर्चा करनी है। जैसे अभी हमने सेल मेम्ब्रेन बताया, वैक्यूल बताया, उसी तरह का सेल ऑर्गेनेल एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो ज्यादातर एनिमल सेल में पाए जाते हैं। प्लांट को ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एनिमल की अपेक्षा प्लांट स्टेशनरी होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं। लेकिन एनिमल अपने भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमता है, उसके शरीर के अंदर एनर्जी की जरूरत होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही वो एंजाइम सेक्रेट करता है जिसके द्वारा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन सेल के अंदर होता है और एनर्जी रिलीज होती है जो हमारे बेसिक वाइटल फंक्शन में इस्तेमाल होती रहती है। इस तरह से चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी के रिलीज कराने में मददगार होता है, एंड हेंस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया का भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। फोन पार्टिकल पाया जाता है, ग्रेना, स्ट्रोमा, ये सब चीजें उसमें पाई जाती है। उनको भी आप एक बार ध्यान से देखेंगे उस डायग्राम को किताब की मदद से, तो और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सेल के अंदर एक और सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल के बीच में न्यूक्लियस के चारों तरफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, नलिकाकार संरचना है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ और रफ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, उस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर दानेदार संरचनाएं, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। यही राइबोसोम सेल में प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। उसके बाद लाइसोसोम भी एक बब्बल जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है सेल में। कहा जाता है कि लाइसोसोम इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम which can destroy its own cell and hence it is called suicidal bag of the cell. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल के अंदर जो वाटर है, जो एंजाइम है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है और सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बंद हो जाती है। तो लाइसोसोम केवल तब ब्रस्ट करता है जब सेल बीमार हो, रुग्ण हो, कमजोर हो, तो ऐसे सेल को नष्ट करने का काम लाइसोसोम करता है। तो ये सारी बातें जो आई इसमें, ये सेल के अंदर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, वेयर इज प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल। सेल तरह तरह के आकार के होते हैं। स्पर्म सेल है, लीवर सेल है, क्यूबॉइडल सेल है, नर्व सेल है, मसल सेल है। सबका स्ट्रक्चर और सबका शेप और साइज अलग अलग होता है। इसके अलावा उनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूँ कि नर्व सेल क्या है, तो नर्व सेल का फंक्शन क्या है, और शरीर के अंदर सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल है वो नर्व सेल है, लंबा सेल है। और ये क्या करता है, ट्रांसमिट स्टिमुलस टुवर्ड्स द ब्रेन, ब्रेन की तरफ स्टिमुलस को ले जाना और रिस्पॉन्स को संबंधित अंग में लाने का काम हमारे शरीर में नर्व सेल का है। तो ये तरह तरह के सेल और तरह तरह का पर्टिकुलर फंक्शन भी इनका अलग अलग होता है। तो ये सेल की बात हुई। उसके बाद अंतिम में जो सेल के अंदर थोड़ी सी बात है जो हम लोगों की जानकारी में रखनी है कि न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल बिकॉज न्यूक्लियस contain DNA, क्रोमोजोम, जीन
और विदाउट न्यूक्लियस सेल का कोई स्पेशल फंक्शन नहीं हो पाता है। इसीलिए न्यूक्लियस को कहा जाता है कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जीन इज कॉल्ड हेरिडिटरी पार्टिकल। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, when sperm fertilize into the ovum and फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, तो उस समय स्पर्म सेल में फादर के जीन और ओवम में मदर के जीन होते हैं। ये जीन का कॉम्बिनेशन होता है और इस कॉम्बिनेशन से बच्चों में पेरेंटल कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। क्योंकि जीन ही पेरेंटल कैरेक्टर के लिए जिम्मेवार होता है, इसीलिए उसे हेरिडिटरी पार्टिकल भी कहा जाता है। ये आनुवंशिकता की इकाई मानी जाती है। इसके अलावा डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है? जब वाटर मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ऑफ एनी मटेरियल intermix from higher concentration to lower concentration, this process is called diffusion. For example, इंकेंस स्टिक को अगर रूम के कमरे में कहीं जलाई जाए तो उसकी खुशबू रूम के हर भाग में आती है। यह डिफ्यूजन के कारण होगा। यही क्रिया जब सेल मेम्ब्रेन से होके होती है तो कभी कभी इसे ओस्मोसिस कहा जाता है। जैसे प्लांट एब्जॉर्ब रूट एंड डिजॉल्व मिनरल है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल थ्रू रूट वेयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओस्मोसिस। इस प्रोसेस को ओस्मोसिस कहा जाता है। तो डिफ्यूजन और ओस्मोसिस ये एक तरह से घुलने मिलने की प्रक्रिया है। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसे समझने के लिए हम लोग किशमिश को अगर पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है। किशमिश को अगर चाशनी में डालते हैं तो उसकी फूल जाती है। और किशमिश को किसी ऐसे सॉल्यूशन में डाला जाए कि ना तो वो स्वेल करे और ना वो श्रिंक करे, तो जब वो ना तो स्वेल करे ना तो श्रिंक करे तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और चाशनी में डाल दिए तो उसके सारे प्रोटोप्लाज्म एक जगह श्रिंक कर गए तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाया। और जब जल में किशमिश को रखे तो वो फूल गया, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर पहुंचे, तो वो उसके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाए। इसके अलावा एक और भी शब्द है प्रोटोप्लाज्म, विच इज कॉल्ड। एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म इज द कंपोजिशन ऑफ बोथ साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय पुरकिंजे, ए फेमस साइंटिस्ट। और तो इस प्रकार से सेल के अंदर ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातों को ध्यान देना है। सबसे पहले तो 9th के स्टूडेंट सेल को समझा जाए कि ये ABCD है बायो की। सेल की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि बगैर सेल के जानकारी के आगे की बायोलॉजी समझ में नहीं आती है। सेल इंक्लूजन्स क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, सेल में कौन कौन सा बायोटिक फैक्टर है, सेल के अंदर कौन कौन सा एबायोटिक फैक्टर है। जैसे सेल के अंदर एबायोटिक फैक्टर में वाटर आ सकता है, साल्ट आ सकता है, तो ये सब उसके एबायोटिक फैक्टर हैं। प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जीन है, क्रोमोसोम है। इस सब का एक सिंपल जो इसका फंक्शन है, इसका लोकेशन और इसका फंक्शन हमको हर हाल में आ जानी चाहिए। सबसे पहले आप लोग अपने अपने किताब की व्यवस्था कर लें, विद्यालय से संपर्क करके अपनी अपनी किताब ले लें। और जब भी क्लास आप करने बैठें इस तरीके का मोबाइल से, तो आप कलम कॉपी भी साथ में रखें। जो बातें आपको लगे कि ये नोट करने के लायक है, उसे नोट करें, उसे फिर किताब से उसका रिवीजन करें और सेल्फ स्टडी की तरफ ज्यादा ध्यान दें, बेहतर होगा। इस तरह से आपकी तैयारी भी ठीक हो जाएगी। ऐसे सेल में अभी और भी बहुत सारी चीजें समझानी है, बहुत सारी बातें बतानी है।
ये तो हमने केवल इंट्रोडक्शन का क्लास लिया है। आप किताब को देख करके और भी जो आइटम हैं उनको आप देखने की कोशिश कीजिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। फिर जहाँ जो दिक्कत होगी उसके लिए हम लोग फिर आपके साथ हैं।